अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इस स्पेसिफ़िक लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ आईकेप का एक पास पेपर है ऑटम 2019 का क्वेश्चन नंबर 2 इसको डिस्कस करूँगा। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल के टॉपिक का है। तो किसी भी लेवल पर अगर आप इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल का टॉपिक पढ़ रहे हैं और नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड आईआरआर यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये पास पेपर बड़ा ही रेलेवेंट है। अच्छा जी, इस सवाल को पहले मैं रीड करता हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। रिक्वायरमेंट आप देख लीजिएगा, सवाल में लिखा हुआ है यूजिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड एडवाइज वेदर एलएल शुड एक्सेप्ट दी प्रपोजल। 11 मार्क्स का ये सवाल है कि क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू की बुनियाद पर मुझे प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। और सेकेंड पार्ट ये है डिटरमाइन द मिनिमम डिस्काउंट रेट एट विच दी प्रपोजल वुड बी एक्सेप्टेबल टू एलएल। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है आईआरआर, उसको कैलकुलेट करने का हमें बोला जा रहा है। वो कहता है कि क्या मिनिमम डिस्काउंट रेट हो जिस पे ये प्रपोजल एक्सेप्ट होगा। और हमें पता है कि अगर हमारा आईआरआर जो है वो किसी स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल की परसेंटेज से ज़्यादा होता है तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसी की बात ये कर रहा है। अब सवाल देखते हैं, सवाल रीड करते हैं। सवाल में लिखा हुआ है लाटे लिमिटेड एलएल इज कंसिडरिंग टू एक्सेप्ट अ 5 years प्रपोजल फ्रॉम मौका लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट नेमली K44। कंपनी जो है उसकी किसी और कंपनी से बात चल रही है और बात ये चल रही है कि भाई हम K44 एक कोई प्रोडक्ट है उसको सप्लाई करेंगे। ML will use K44 as a raw material for its main product। ये जो है वो मेन प्रोडक्ट में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होगा। डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल एंड रिलेटेड मैटर्स आर समराइज्ड एज फॉलोज। अच्छा, जितने भी नेट प्रेजेंट वैल्यू और आईआरआर के सवाल आएंगे उसमें आपको इसी तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी और इस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर आपने सबसे पहले तो रेलेवेंट कैश फ्लोज ड्राफ्ट करने होंगे। ये याद रहे कि हम जब नेट प्रेजेंट वैल्यू की या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं तो ये दोनों चीज़ें वो होती हैं जो कैश फ्लोज की बुनियाद पर कैलकुलेट करी जाती हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए भी आपको कैश फ्लोज को ड्राफ्ट करना है और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के लिए भी आपको कैश फ्लोज को ड्राफ्ट करना होगा। तो मैं क्योंकि ये एज्यूम कर रहा हूँ कि अभी आप लोगों की नेट प्रेजेंट वैल्यू और आईआरआर की इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है, तो मैं इस स्पेसिफिक सवाल को थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूँगा। बहरहाल फॉर्मेटिंग का इतना ख्याल नहीं रखूँगा, वो आप अपने पेपर में अपने हिसाब से ज़रूर रखिएगा। पॉइंट नंबर 1 में कहते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द स्पेशलाइज्ड मशीनरी इज एस्टिमेटेड एट 60 million। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर नंबर 4 एलएल विल रिक्वायर अ मेजर ओवरहॉलिंग ऑन दिस मशीनरी अमाउंटिंग टू ₹10 million। द मशीनरी कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ एट 80% ऑफ रिटन डाउन वैल्यू एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट। हम एक मशीन खरीदेंगे, मशीन आज 60 मिलियन की आएगी, ये हमारा एक कैश आउटफ्लो होगा क्योंकि मशीन को परचेज करने के लिए मुझे पैसे पे करने होंगे। दूसरी बात यह है कि चौथे साल के आखिर में 10 मिलियन रुपीज़ की ओवरहॉलिंग होगी, यानी कि एक सिग्निफिकेंट खर्चा होगा जिससे उस मशीन को सही किया जाएगा। ये भी मेरा कैश आउटफ्लो होगा क्योंकि मुझे ये अमाउंट भी पे करना होगा। द मशीनरी कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ एट 80% ऑफ रिटन डाउन वैल्यू एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट। जो भी रिटन डाउन वैल्यू उस मशीन की बनेगी उसके 80% पर क्या होगा कि मशीन जो है उसको मैं डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँगा। ठीक है, तो ये भी मेरा एक कैश का इनफ्लो होगा। देखेंगे कि इन चीज़ों को किस तरह से हमें अकाउंट फॉर करना है, लेकिन ये कुछ कैश इनफ्लोज मुझे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आउटफ्लो सॉरी नज़र आ रहे हैं। फिर ईयर नंबर 1 में, इन ईयर नंबर 1 एलएल विल सप्लाई 18,000 यूनिट्स ऑफ K44 टू एमएल एट ₹5,000 पर यूनिट। द सप्लाई वुड इंक्रीज बाई 5% पर एनम फ्रॉम ईयर नंबर 2 ऑनवर्ड्स। यानी कि हम जो है वो 18,000 यूनिट्स पहले साल सप्लाई करेंगे और फिर ये यूनिट जो है वो 5% से हर साल बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, ये याद रहे कि ये जो आपके पास प्रोजेक्ट है ना, ये 5 सालों का है, यह आपका टाइम हॉरिजॉन है। ठीक है ना। वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 4,000 per unit for year number 1। फिक्स कॉस्ट एसोसिएटेड विद द proposal other than depreciation is expected to be 250,000 per month, out of which 50,000 will be allocated overheads। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में आपने ये पढ़ा होगा कि यार ये 2.5 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट पूरे की पूरी है, लेकिन इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए ये 2.5 लाख रुपए कंसिडर नहीं होंगे क्योंकि 50,000 रुपये एलोकेटेड ओवरहेड्स हैं। एलोकेटेड ओवरहेड्स का मतलब ये है कि ये वो वाले ओवरहेड्स हैं जो अगर मैं ये प्रोजेक्ट कंडक्ट ना करता तो भी अराइज होते, यानी कि ये वाला हिस्सा इररेलेवेंट है। आप में से बहुत सारे लोगों ने डिसीजन मेकिंग का चैप्टर पढ़ा होगा
और डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा कि कौन कौन सी कॉस्ट किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी यूनिट को बनाने के लिए रेलेवेंट होती है और कौन कौन सी इरेलीवेंट होती है। तो 2.5 लाख में से 50,000 रुपये जो है ना वो इरेलीवेंट है, बिकॉज 50,000 रुपये तो ये प्रोजेक्ट कंडक्ट करूँ या ना करूँ मुझे पे करना ही है। लेकिन जो 2 लाख रुपए हैं वो रेलेवेंट होंगे मेरे लिए। ये रेलेवेंट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर किसी को कोई मसला हो तो वो जब आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और रेवेन्यूज एज वेल एज ऑल कॉस्ट विल बी 7%। 7% से सारी चीज़ें इंक्रीज होंगी। टैक्स रेट विल बी एप्लीकेबल एट 30% एंड टैक्स विल बी पेएबल इन द ईयर इन विच द लायबिलिटी विल अराइज। Tax depreciation or machinery will be allowed at the rate of 25% reducing balance method. The cost of capital of LL is 15%. Assume that except stated otherwise all cash flows will arise at the end of the year. तो अब हम कैश फ्लोज ड्राइव करते हैं। फॉर्मेटिंग का मेरा कम ख्याल होगा। ईयर 1, 0, 1, 2, 3, ईयर नंबर 4 और ईयर नंबर 5, ये 5 साल हैं जिसके मुझे सबसे पहले कैश फ्लोज ड्राफ्ट करने हैं। सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि मैं सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करता हूँ। देखिए आप, ईयर 0 क्या होता है? ईयर 0 का मतलब होता है आज का दिन। आज के दिन का मतलब ये होता है कि आज तो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। फिर आप आज इन्वेस्टमेंट कर और ये जो पर्टिकुलर ईयर पहला साल शुरू होगा, आप चीज़ें बेचना शुरू करोगे। आहिस्ता 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 आप चीज़ें बेचोगे और आपको सेल्स रेवेन्यू मिलेगा। सवाल की ये लाइन बड़ी ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है। सवाल कहता है एज्यूम दैट एक्सेप्ट स्टेटेड अदरवाइज ऑल कैश फ्लोज विल अराइज एट द एंड ऑफ ईयर। यानी कि अगर पहले साल में आप जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में कभी भी चीज़ें बेच रहे हो, हम ये एज्यूम करेंगे कि वो सारे रिसिप्ट्स या पैसा मिलना या कैश का इनफ्लो जो है उस साल के आखिर में होगा। ईयर 0 किसी भी साल का शुरू होता है, ईयर 1 पहले साल का आखिर होता है। तो पहले साल के आखिर में जो आपका सेल्स रेवेन्यू होगा वो कैसे आएगा? पॉइंट नंबर अब हम चलते हैं 2 पर। पॉइंट 2 में लिखा हुआ था इन ईयर नंबर 1 LL will supply 18,000 units of K44 to ML at 5,000 रुपीज़ पर यूनिट। यानी कि 18,000 यूनिट्स मैंने बेचे होंगे और हर यूनिट मैंने 5,000 का बेचा है। आई रिपीट, 18,000 यूनिट्स मैंने बेचे हैं और हर यूनिट मैंने 5,000 का बेचा है। तो मेरा सेल्स रेवेन्यू जो है ना वो अगर मैं इसको ज़रा कॉमा वगैरह डाल दूँ ताकि अच्छा लगे, सही लगे, साफ लगे, तो 90 मिलियन का सेल्स रेवेन्यू बन रहा है। अच्छा सर, ईयर नंबर 1 का सेल्स रेवेन्यू क्या होगा? बेटा ईयर नंबर 1 के सेल्स रेवेन्यू के लिए क्या करेंगे? सवाल में आपके पास लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 2 में ही लिखा हुआ है द सप्लाई वुड इंक्रीज बाय 5% पर एनम फ्रॉम ईयर नंबर 2 ऑनवर्ड्स। यानी कि हर अगले साल पिछले साल से 5% ज़्यादा यूनिट्स बिके होंगे। यानी कि 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.05, 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.05 से जो आपके सेल्स के 18,000 यूनिट्स है वो 5% से इंक्रीज़ हो जाएंगे। आई रिपीट, 18,000 इंटू 1.05 से जो आपके सेल्स के यूनिट्स हैं वो 5% से इंक्रीज़ हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई 5,000, क्योंकि एक यूनिट जो है वो 5,000 का बिकता है। या अगर आपको 5% से कोई चीज़ इंक्रीज़ करनी है तो 18,000 प्लस 18,000 का 5%, ऐसा भी कर सकते हो। आई रिपीट, 18,000 प्लस 18,000 का 5%, ऐसा भी कर सकते हो। तो ये बनता है 94.5 मिलियन। ठीक है। लेकिन एक और चीज़ पॉइंट नंबर 4 में लिखी हुई है, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन रेवेन्यूज़ एज वेल एज ऑल कॉस्ट विल बी 7%। यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से सारे के सारे रेवेन्यूज़ और सारी की सारी कॉस्ट 7% से इंक्रीज़ होगी। यानी कि ये जो 5,000 है ना, 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.07, 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.07, 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.07, क्योंकि ये भी 7% से इंक्रीज़ होगा, तो ये 101,115,000 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं एक काम कर लेता हूँ, सारी चीज़ें इन थाउजेंड्स लिख लेता हूँ। तो इसको भी 1000 से डिवाइड कर दिया और इसको भी 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ताकि चीज़ें जो है वो सिंपल होकर और एक फ्रेम में ही आ जाए, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो। सर इससे अगले साल क्या होगा? इससे अगले साल अगेन आप ये जो पिछले साल का सेल्स रेवेन्यू ना, इसको एक और बार 1.05 से मल्टीप्लाई करोगे और एक और बार 1.07 से मल्टीप्लाई करोगे। सर ऐसा क्यों किया? देखो, आपके जो यूनिट्स हैं वो पहले साल 18,000 थे, फिर 18,000 को 1.05 से मल्टीप्लाई किया, वो 5% से बढ़े। फिर तीसरे साल दोबारा से दूसरे साल के जो यूनिट्स हैं वो 5% से बढ़ेंगे। मैं इसको यूं भी कह सकता हूँ, 18,000 पहले साल के यूनिट्स थे, 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.05, 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.05 18,900 बनता है। 18,900 यूनिट्स दूसरे साल बिक रहे होंगे, 18,900 मल्टीप्लाइड बाई 1.05 यानी कि 19,845।
इसी तरह से जो आपकी सेलिंग प्राइस है ना, वो पहले 5000 थी, उसको आपने 1.07 से जब मल्टीप्लाई किया तो वो 5350 हो गई थी, उसको फर्दर 1.05 से 07 से मल्टीप्लाई कर 5724.5 पे लेकर आएंगे, क्योंकि एक और साल गुजरा है, तो एक और साल बाद के लिए ये चीज़ें दोबारा से इंक्रीज होंगी। ठीक है, देखिए मैं आपको वर्किंग दिखाता हूँ। ईयर नंबर 1 में तो 18,000 इंटू 5,000 कर दिया। ठीक है, अच्छा 1000 से क्यों डिवाइड किया सर? सारी चीज़ों को 1000 में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि चीज़ें सिंपल रहें। दूसरी बार मैंने 18,000 को 5% से बढ़ाया, 5,000 को 7% से बढ़ाया और 1000 से डिवाइड किया। तीसरी बार मैं दूसरी बार की वैल्यू को 5% से बढ़ा रहा हूँ और 7% से बढ़ा रहा हूँ, तो इसमें आपके यूनिट्स में जो यूनिट्स के इंक्रीज का 5% का इम्पैक्ट है वो शामिल हो जाएगा, और जो सेल्स प्राइस है उसमें जो 7% से सेल्स प्राइस इंक्रीज होनी है उसका इम्पैक्ट शामिल हो जाएगा। अच्छा, इससे अगली बार क्या होगा, दोबारा से ये जो पिछली बारी की वैल्यू है इसको आप 1.05 से यूनिट्स के लिए, 1.05 से यूनिट्स के लिए और 1.07 से सेलिंग प्राइस के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे। अगेन उससे अगले साल क्या होगा, पिछले साल की वैल्यू को अगेन 1.05 से यूनिट्स के लिए और 1.07 से सेलिंग प्राइस के लिए इंक्रीज कर दोगे, तो ये आपकी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ईयर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के सेल्स रेवेन्यू की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये सेल्स रेवेन्यू की वर्किंग है। फिर हम वेरिएबल कॉस्ट पर आते हैं। वेरिएबल कॉस्ट आपका कैश आउटफ्लो होता है, आपको पे करना होता है। वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 4000 पर यूनिट फॉर ईयर नंबर 1। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 4000 रुपये ईयर नंबर 1 पर होगी, तो ईयर 1 के लिए 18,000 यूनिट्स है। अच्छा, ये कैश आउटफ्लो तो माइनस में लिखते हैं, 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 4000 और 1000 से डिवाइड कर देते हैं इन 1000 कन्वर्ट करने के लिए, तो 72,000 आया। इससे अगले साल क्या होगा, इससे अगले साल सर अगेन आपके यूनिट्स 5% से इंक्रीज हुए तो 1.05 से मल्टीप्लाई, और आपकी ये वाली कॉस्ट भी 7% से इंक्रीज हो रही है तो 1.07 से मल्टीप्लाई, तो 80892 नेगेटिव आया। इससे अगले साल क्या हुआ, इससे अगले साल अगेन यूनिट्स इंक्रीज होंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, तो 1.05 से मल्टीप्लाई और वेरिएबल कॉस्ट भी 7% से इंक्रीज होगी। सवाल में लिखा हुआ था कि सारी वेरिएबल कॉस्ट और रेवेन्यू जो है वो 7% से इंक्रीज होगी, तो 90882 नेगेटिव। इससे अगली बार क्या होगा, इससे अगली बार अगेन पिछली बार की वैल्यू को आपने 1.05 से और 1.07 से मल्टीप्लाई किया। इससे अगली बार क्या होगा, इससे अगली बार अगेन आप पिछली वैल्यू को 1.05 से और 1.07 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि आप हर चीज़ में क्या कर रहे हो, यूनिट्स का इम्पैक्ट लेकर आ रहे हो और 7% से इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेकर आ रहे हो और इसको इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है जी। फिर आती है बारी फिक्स कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट में क्या होगा, देखिए फिक्स कॉस्ट के बारे में लिखा हुआ है कि 2.5 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट है और उसमें से 50,000 रुपये एलोकेटेड है। एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट हम अपने डिसीशंस में अकाउंट फॉर नहीं करते हैं। अगर हम कोई डिसीजन ले रहे होते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वो वाली फिक्स कॉस्ट ली जाती है जो उस प्रोजेक्ट के साथ स्पेसिफिकली अटैच्ड हो। देयरफॉर हम 2.5 लाख रुपए जो फिक्स कॉस्ट है वो नहीं कंसिडर करेंगे। तो हम जब फिक्स कॉस्ट की वर्किंग करेंगे, एक तो फिक्स कॉस्ट कैश आउटफ्लो इसलिए नेगेटिव में लिखेंगे क्योंकि हमने पे किया होगा, और हम लिखेंगे 2 लाख। अच्छा, अब ये 2 लाख जो है वो पूरे साल का नहीं है, वो पर मंथ है, लेकिन मैं तो एनुअल वर्किंग कर रहा हूँ तो मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने 2 लाख को 12 से मल्टीप्लाई किया और 1000 से डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि मैं हर चीज़ जो है वो इन थाउजेंड्स लिख रहा हूँ, तो ये 2400 आ गया। फिर सर क्या करेंगे, फिर पिछली वाली जो आपकी फिक्स कॉस्ट है इसको 1.07 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर यूनिट से इस बार क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो यूनिट्स की वजह से चेंज नहीं होती है, फिक्स रहती है। फिर अगेन हमने जो पिछली वाली हमारी फिक्स कॉस्ट है इसको दोबारा से 1.07 से मल्टीप्लाई किया। फिर अगेन हमारे पास इससे जो पिछली वाली फिक्स कॉस्ट है उसको दोबारा से 1.07 से मल्टीप्लाई किया। फिर अगेन इससे पिछली वाली जो फिक्स कॉस्ट है उसको दोबारा से 1.07 से मल्टीप्लाई कर और हम इस तरह से इसको इंक्रीज करते गए। ठीक है, देखें ये कैश इनफ्लो है, ये कैश आउटफ्लो है, ये कैश आउटफ्लो है। अच्छा, मैं अभी फ़िलहाल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। प्रॉफिट इसलिए कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ ताकि मैं टैक्स की कैलकुलेशंस कर सकूँ। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो मुझे डेप्रिसिएशन को भी माइनस करना होगा। अब डेप्रिसिएशन कितनी होगी, डेप्रिसिएशन की ज़रा यहाँ पर मैं छोटी सी एक वर्किंग कर लेता हूँ। आपके पास डेप्रिसिएशन के लिए लेट से यह नंबर 0 है, यह नंबर 1 है, यह नंबर 2 है, यह नंबर 3 है, यह नंबर 4 है, यह नंबर 5 है। देखिए आपने जो एसेट है ना, पॉइंट नंबर 1 में देखें, पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द स्पेशलाइज्ड मशीनरी इज एस्टिमेटेड एट ₹60 मिलियन। आपने 60 मिलियन की ये चीज़ खरीदी थी, तो 60 मिलियन में आप एक काम करते हैं, हम 3 जीरो ही डालते हैं। मैं क्योंकि सारी चीज़ें इन थाउजेंड्स लिखना चाह रहा हूँ। 60 मिलियन में वैसे तो आपके पास 7 जीरो आते हैं, लेकिन मैं 3 जीरो कम लिख रहा हूँ।
अच्छा, पॉइंट नंबर 5, टैक्स रेट वुड बी एप्लीकेबल एट 30% एंड टैक्स वुड बी पेएबल इन द ईयर इन विच द लायबिलिटी वुड अराइज. Tax depreciation on machinery would be allowed at the rate of 25% using the reducing balance method. अब इसका मतलब ये हो गया कि डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे लगेगी. ईयर जीरो पर अगर आपने कोई चीज़ 60 मिलियन की खरीदी है तो अब ईयर नंबर 1 के आखिर में उसकी जो वैल्यू बच जाएगी वो 75% होगी. ये नेट बुक वैल्यू है और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो ईयर नंबर 1 की डेप्रिसिएशन होगी. दूसरा तरीका ये भी था कि आप 60 मिलियन का डायरेक्टली 25% ले लो. आप अगर 60 मिलियन का 25% लेते हो तो वो भी डेप्रिसिएशन की अमाउंट देता. आई रिपीट, अगर आप 60 मिलियन का 25% लेते तो वो भी डेप्रिसिएशन की अमाउंट यानी कि 15,000 देता. डेप्रिसिएशन की परसेंटेज आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है और मैंने क्या किया, 75% लिया तो नेट बुक वैल्यू आ गई. मैं अगेन ईयर नंबर 2 पर आता हूँ. ईयर नंबर 2 पे पिछली वाली वैल्यू का 75% लिया तो नेट बुक वैल्यू आ गई. डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस लेकर. इन दोनों का डिफरेंस जो है वो डेप्रिसिएशन है. अगेन आप 45,000 का 25% ले सकते हो. 45,000 का 25% लेते तो भी सेम अमाउंट आता. ईयर नंबर 3 पर क्या होगा, ईयर नंबर 3 पर आप इसका 75% ले लो, इसका 75% लेते हो तो 25313 आता है. आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी और वो 8438 होगी. इसके बाद ईयर नंबर 4 पर क्या होगा, अब यहाँ पर ज़रा आप थोड़ा सा कहानी को समझिएगा. पॉइंट नंबर 1 में आप देखें लिखा हुआ है कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर नंबर 4 LL विल रिक्वायर अ मेजर ओवरहॉलिंग ऑन दिस मशीनरी अमाउंटिंग टू ₹10 मिलियन. इसका मतलब ये आपकी नेटबुक वैल्यू थी. आपने ईयर नंबर 4 के स्टार्ट में 10 मिलियन का मजीद खर्चा किया और क्योंकि वो मेजर ओवरहॉलिंग थी तो वो कैपिटलाइज हो गई और अब इसका 75% लेंगे तो हमें ईयर नंबर 4 के आखिर की नेटबुक वैल्यू पता चलेगी. ठीक है, यानी कि आपने क्या किया, आपने जो मेजर ओवरहॉलिंग हुई है ना उसको अकाउंट फॉर किया. ठीक है, मेजर ओवरहॉलिंग से क्या होता है कि एसेट की लाइफ जो है वो एसेट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, अब इस साल जब डेप्रिसिएशन लगेगी तो इस वाले अमाउंट पर लगनी चाहिए 25%. बात समझ में आ रही है? ठीक है, मेरे ख्याल में एक चीज़ मैंने कोई गलत कर दी. 1 मिनट. यह नंबर सही है. 1 की डेप्रिसिएशन 15,000 हो गई. यह नंबर 2 की डेप्रिसिएशन 11,250 हो गई. यह 3 की डेप्रिसिएशन 8,438 हो गई. अच्छा जी, यह नंबर 4 की जो डेप्रिसिएशन है हाँ 1 मिनट, ये आपकी देखें, ये आपकी पिछली नेटबुक वैल्यू है. ठीक है ना. यह नंबर 4 के स्टार्ट में, यह नंबर 4 के बिल्कुल ही स्टार्ट में जो आपकी नेटबुक वैल्यू 25,313 थी उसमें 10 मिलियन रुपए कैपिटलाइज इसलिए हुए क्योंकि मेजर ओवरहॉलिंग थी. तो अब आपकी डेप्रिसिएशन जो है वो 35,313 का 25% होगा जो कि 8828.13 बनता है. ये ईयर नंबर 4 की डेप्रिसिएशन होगी. ठीक है, क्योंकि ईयर नंबर 4 के एंड की नेटबुक वैल्यू चेंज हो गई है तो वो जो डिफरेंस वाला तरीका चल रहा था पहले वो नहीं चलेगा क्योंकि अब जो है वो आपकी ये वैल्यू ही चेंज हो गई है. अच्छा जी, अब इसका मतलब ये हो गया कि ईयर नंबर 5 के स्टार्ट की जो हमारी नेट बुक वैल्यू होगी, ये ईयर नंबर 5 के स्टार्ट की नेट बुक वैल्यू आ रही है. अब ज़रा इसमें ज़रा आप लोग थोड़ा ख्याल रखिएगा. देखें, ये ईयर 0 के स्टार्ट की वैल्यू है, फिर 25% डेप्रिसिएशन हुई, बाकी बच गया 75% नेट बुक वैल्यू. फिर वापस से 25% डेप्रिसिएशन हो गई, 75% नेट बुक वैल्यू बच गई. फिर वापस से 25% डेप्रिसिएशन हुई, 75% नेट बुक वैल्यू बच गई. ये ईयर 3 के एंड तक तो कहानी सही थी. ईयर नंबर 4 के स्टार्ट में 10 मिलियन रुपए नेट बुक वैल्यू में ऐड हुए तो अब इसका 25% डेप्रिसिएशन लगेगी और फिर हमारे पास ईयर 5 के स्टार्ट में ये नेट बुक वैल्यू आई और ईयर नंबर 5 की जो डेप्रिसिएशन है वो इस चीज़ का हम अब 25% अपने पास रिकॉर्ड करेंगे तो जो कि 6621 आता है. तो ईयर नंबर 5 के एंड में इसकी जो नेट बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू है ना वो 19,863 है. 19,863 है. ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे लिखा हुआ था द मशीनरी कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ एट 80% ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट. यानी कि ये जो इसकी ईयर नंबर 5 के एंड में नेट बुक वैल्यू आ रही थी इसको आपने बेचा और आप या चाहते तो आप बेच सकते हो और आपको मिलेगा क्या, नेट बुक वैल्यू का 80%. ये मेरा अंदाज़ा है, यानी कि मुझे 15,890.63 मिलेगा. नेट बुक वैल्यू 19,863 है तो इसका मतलब ये हो गया कि 3,973 का मुझे लॉस ऑन डिस्पोजल भी होगा.
लॉस ऑन डिस्पोजल भी होगा। तो अब मैं डेप्रिसिएशंस को लिखता हूँ। पहले साल की डेप्रिसिएशन 15,000, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन 11,250, तीसरे साल की डेप्रिसिएशन 8,438, चौथे साल की डेप्रिसिएशन 8,828, चौथे साल की डेप्रिसिएशन 8,828 और पाँचवें साल की डेप्रिसिएशन जो है वो 6,621.09। इसके बाद लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल भी मेरा एक जो है वो आप कह लो कि एक्सपेंस है। तो लॉस ऑन डिस्पोजल मेरा 3973 है। ये मैंने सारे अपने जो वैल्यूज़ थी वो लिख ली। और अब अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करता हूँ तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा जो है वो क्या बनता है 600, इसी तरह से 6405, यही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपके पास ये फैसिलिटी नहीं होगी, आपने जो है वो मैन्युअली ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने जो है वो रेवेन्यूज़ में से कॉस्ट को नेट किया, 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 रेवेन्यूज़ में से कॉस्ट को नेट किया। तो ये मेरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यू आ गई। आपके सवाल में टैक्स रेट दिया हुआ है और टैक्स रेट जो है वो 30% है और साथ में लिखा हुआ है टैक्स विल बी पेएबल इन द ईयर इन विच टैक्स लायबिलिटी विल अराइज। यानी कि क्या होगा कि आपको टैक्स पे करना होगा एट 30%। अब 30% के हिसाब से जब आप टैक्स पे करोगे तो ईयर नंबर 1 का आपका टैक्स जो होगा वो 600,000 का 30% टैक्स बन गया। ठीक है ना, इसी तरह से आपके पास हर बार जो है वो टैक्स आ रहा होगा। अच्छा, टैक्स आपका आउटफ्लो होता है। ठीक है ना, तो ये आपके पास सारे टैक्स आ गए और फिर इस हिसाब से आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ सकता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये बड़ी सिंपल सी मैंने वर्किंग करी है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर यहाँ तक पहले चीज़ें कवर कर लें। मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से 30% टैक्स माइनस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से 30% टैक्स माइनस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से 30% टैक्स माइनस किया, 30% टैक्स माइनस किया। ये बात याद रहे कि ये मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर आया हूँ, ये मेरे कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज नहीं है। प्रॉफिट और कैश फ्लोज एक डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर आया हूँ, ये मेरे कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पढ़ा होगा, जो डेप्रिसिएशन की वैल्यूज़ हैं, ये जो डेप्रिसिएशन है ये नॉन कैश एक्सपेंस है। आई रिपीट, जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। और जब हम कहते हैं कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है तो इस डेप्रिसिएशन को हमें ऐड बैक करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन को हम ऐड बैक करेंगे। क्यों ऐड बैक करेंगे डेप्रिसिएशन को? क्योंकि ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। मुझे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए मेरे कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज पर आना है। लाइकवाइज लॉस ऑन डिस्पोजल भी एक नॉन कैश एक्सपेंस है। ये कॉन्सेप्ट्स आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में FAR 1 में डिस्कस कर चुके हो और अगर कोई मसला हो तो बिल्कुल आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तो जितने भी हमारे नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं सच एज के डेप्रिसिएशन जिसको हमने माइनस किया था, तो सर माइनस क्यों किया था? माइनस इसलिए किया था ताकि हमारा ये जो टैक्स का कैश आउटफ्लो है ये सही कैलकुलेट हो जाए। क्योंकि जब टैक्स का कैश आउटफ्लो कैलकुलेट होगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए होगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए सेल्स रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करने होंगे, चाहे वो कैश एक्सपेंसेस हो चाहे वो नॉन कैश एक्सपेंसेस हो। तो क्योंकि हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना था इसलिए मैंने पहले उसको माइनस किया था, लेकिन अब मैं ऐड बैक कर दूंगा प्रॉफिट में। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है कि अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंस है तो उसको आप ऐड बैक कर दें। इसी तरह से मुझे ऐड करना पड़ेगा लॉस ऑन डिस्पोजल को, क्योंकि लॉस ऑन डिस्पोजल भी जो है वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है, वो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास हमने क्या कर दिया कि जो नॉन कैश एक्सपेंसेस थे वो हमने सारे ऐड बैक कर दिए। अच्छा, नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड बैक करने के बाद क्या और कोई कैश फ्लोज हैं? हाँ, इन्वेस्टमेंट हमारा एक कैश फ्लो है। कैसा कैश फ्लो है? हमने ईयर नंबर ज़ीरो पर हमने एक मशीन ख़रीदी थी और उस मशीन के लिए हमने 60 मिलियन पे किए थे। ठीक है, ये मेरा कैश आउटफ्लो था। इसके बाद ओवरहॉल क्या चीज़ है सर? आपने जो है वो चौथे साल में ईयर नंबर 4 के स्टार्ट में एक मेजर ओवरहॉल करवाया था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बात क्या आती है कि सवाल में लिखा हुआ है कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर नंबर 4 LL will require a major overhauling on this machinery amounting to ₹10 million। सवाल में ये लिखा हुआ है कि चौथे साल के बिल्कुल ही स्टार्ट में
हमने एक ओवरहॉलिंग करवाई थी और उस ओवरहॉलिंग के लिए हमने 10 मिलियन रुपए पे किए थे। और सवाल में यहाँ पे लिखा हुआ है एज्यूम दैट एक्सेप्ट स्टेटेड अदरवाइज ऑल कैश फ्लोज विल अराइज एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी कि अगर कुछ लिखा हुआ ना हो तो आप ये एज्यूम करना कि वो कैश फ्लो किसी भी साल के आखिर में अराइज होता है। लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपने जो 10 मिलियन रुपए का मेजर ओवरऑलिंग का खर्चा किया था वो ईयर नंबर 4 के स्टार्ट में किया था। अब देखो ये ईयर 0 बताता है कि ईयर नंबर 1 का ये स्टार्ट है, ईयर 1 बताता है ईयर नंबर 1 का ये एंड है और ईयर नंबर 2 का स्टार्ट है। ईयर 2 हमें ये बताता है कि ये दूसरे साल का आखिर है और तीसरे साल का आगाज़ है। ईयर 3 हमें ये बताता है कि ये तीसरे साल का आखिर है और चौथे साल का आगाज़ है, स्टार्ट है। ईयर 4 हमें ये बताता है कि यहाँ पर यह चौथा साल ख़त्म हो रहा है और पाँचवा साल शुरू हो रहा है। ईयर 5 हमें ये बताता है कि यहाँ पर पाँचवा साल ख़त्म हो रहा है। तो अगर हम इस चीज़ को कंसिडर करें तो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए हमारे पास ओवरऑलिंग का जो खर्चा है वो यहाँ ईयर 4 में नहीं आएगा बल्कि ईयर 3 के नीचे आ रहा होगा 10 मिलियन, इसलिए क्योंकि ये खर्चा हमने जो है वो ईयर नंबर 4 के बिल्कुल स्टार्ट में किया है, कह लो 1 जनवरी, तो वो ईयर नंबर 3 की 31 दिसंबर हुई और हमें कैश फ्लोज वहाँ लिखने होते हैं जिस दिन वो अकर हुए होते हैं। तो ये ओवरऑल जो हमने करवाया था, ये ओवरऑलिंग की जो कॉस्ट थी, ओवरऑलिंग की जो कॉस्ट थी उसका ये एक कैश आउटफ्लो हो गया। इसके बाद और क्या करेंगे हम एक और चीज़ ये देखेंगे कि देखें जब हम अपना कोई एसेट बेचते हैं, सवाल में ये लिखा हुआ था कि ईयर नंबर 5 पर आपसे ये मशीन वगैरह बिक जाएगी और आपको जो नेट बुक वैल्यू है उसका 80% कैश रिसीव होगा, यानी कि 15890 रिसीव होगा। तो आप ये कह सकते हो कि डिस्पोजल प्रोसीड्स जो आपको रिसीव होंगी वो डिस्पोजल प्रोसीड्स आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी एज अ कैश इनफ्लो जो कि 15890 की बनती हैं। ठीक है जी, तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो नेट कैश फ्लोज हैं, जो नेट कैश फ्लोज हैं वो क्या बनते हैं। नेट कैश फ्लोज हमारे पास जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ये सारी चीज़ें हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और पूरे पे देखिए ये फैसिलिटी आपके पास नहीं होगी, लेकिन देखिए 60 मिलियन का ईयर नंबर 0 पर कैश आउटफ्लो है क्योंकि आपने मशीन ख़रीदी थी। ईयर नंबर 1 पर 15420 का कैश इनफ्लो है, 420 का जो प्रॉफिट था उसमें सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड कर दिए। इसी तरह से 157346512 18459 और 36942, क्या आपने सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी। आप यहाँ पर सारी चीज़ें जब लिख देते हैं तो आपके पास जो है ना वो ये नेट कैश फ्लोज बन जाते हैं। ठीक है जी, ये हमारे नेट कैश फ्लोज हो गए। अच्छा, उसके बाद फिर डिस्काउंट फैक्टर वो रेट होता है जिस पे आपने डिस्काउंटिंग करनी है और सवाल में लिखा हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ LL इज़ 15%। जो LL का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 15% है, तो 15% के हिसाब से 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 15% पावर 0, ये कहानी आप कर चुके हो। इसी तरह से हर साल का मुझे डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करना होगा। पावर 1 हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, पावर 5 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हर साल का आपका डिस्काउंट फैक्टर है। डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करने का तरीका हम देख चुके हैं, तरीक़ेकार हमने कैलकुलेट करने का देखा हुआ है। और फाइनली नेट प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यूज़ के लिए कैश फ्लोज इंटू डिस्काउंट फैक्टर, कैश फ्लोज इंटू डिस्काउंट फैक्टर, कैश फ्लोज इंटू डिस्काउंट फैक्टर, ये हम करते जाएंगे। कैश फ्लोज इंटू डिस्काउंट फैक्टर, 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 और फिर हर साल के ये जो वैल्यूज़ हैं इसको हम एडअप कर लेंगे तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी जो कि 1492 की नेगेटिव बन रही है। आई रिपीट, 1492 नेगेटिव बन रही है। हमें ये पता है कि कभी भी अगर मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव होती है तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो ए का जो आंसर है वो है यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड एडवाइज वेदर LL शुड एक्सेप्ट दी प्रपोजल। नो, LL मस्ट नॉट एक्सेप्ट दी प्रपोजल बिकॉज नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इसके बाद सेकंड केस में था, बी में बोलता था डिटरमाइन द मिनिमम डिस्काउंट रेट एट विच दी प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेबल टू LL। सबसे पहले इसके लिए हम IRR यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी आप लोगों को मालूम है। अच्छा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के लिए हम क्या करते हैं कि देखें हमारे पास हमने जब मैं एक मिनट इसको ज़रा इस तरह से लिख दूँ
देखें, जब हमने अपने कैश फ्लोज को डिस्काउंट किया 15% के रेट से तो वैल्यू नेगेटिव आई। अब एक प्रॉपर्टी आपको आईआरआर की पता होनी चाहिए या इंटरेस्ट रेट की पता होनी चाहिए, वो ये है कि जब आप अपने पास इंटरेस्ट की परसेंटेज को कम करते हो तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज़ होती है। तो हम एक काम करते हैं, डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं और वो डिस्काउंट फैक्टर्स हम 10% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो 10% के हिसाब से 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 0, ठीक है। और इसी तरह से पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5। ये हमने अपने डिस्काउंट फैक्टर्स रेलेवेंट कैलकुलेट करे। डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर एनपीवी निकालते हैं, नेट कैश फ्लोज इनटू डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाई कर हमने सारी एनपीवीज निकाली और फिर प्रेजेंट वैल्यूज़ निकाली और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज को नेट किया तो 7460 का आंसर आता है। अब आईआरआर का आपको फॉर्मूला मालूम होगा। आईआरआर के लिए क्या करते हैं हम, A%, ठीक है ना, A% क्या होगा 10%, ठीक है, क्योंकि ये लोअर रेट था, प्लस और फिर ब्रैकेट में आ जाता है आपके पास NPVA डिवाइडेड बाई NPVA माइनस NPVA माइनस NPVB मल्टीप्लाइड बाई B माइनस A%, यानी कि 15% माइनस 10%, ठीक है जनाब। तो ये अल्लाह भला करे आपका 14% बन रहा है आंसर। इसको ज़रा मैं एक्स्ट्रापोलेट 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखूँ तो 14.17 आपका आईआरआर या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है। अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 14.17% जो है उससे कम हो, आई रिपीट, अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14.17% से कम हो तो आप इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में करोगे, अदरवाइज़ आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। अब इस सवाल को ज़रा अच्छे से देखिएगा और आई नो कि आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज़ और कंसर्न्स लाजमी तौर पर होंगे और होने भी चाहिए, तो आप मुझसे डिस्कस करिएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बहुत सारे और भी सवाल करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल एंड क्लियर होते चले जाएंगे। डू मेक श्योर कि इस लेक्चर को, इस वीडियो को आप एटलीस्ट 2 बार 3 बार देखें और अपने जितने भी मसले हैं उनको ज़रा रिज़ॉल्व करवाएं। और डू मेक श्योर कि आपको जो वर्किंग मुश्किल लग रही हैं वो जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप मुझसे डिस्कस करें और इस सवाल की PDF भी आप मुझसे ले सकते हैं।